नमस्कार, मैं नितिन। आप देखना शुरू कर चुके हैं ओनली न्यूज़। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए डंका बज चुका है। आचार संहिता की जो बात है वो तो कल से पूरे प्रदेश में लागू भी हो चुकी है। अपने अपने क्षेत्र में नेताओं का दौरा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज हो गया है और एक छोटे जीवन से शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति के पास हम पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी एक काबिलियत के दम पर आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। वो आइए उनसे बात करते हैं। शमसुल आलम से, कोई छोटा नाम नहीं है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो लंबा समय से राजनीति से जुड़े हैं। छोटे मुद्दों से लेकर बड़े बड़े मुद्दों तक वो अपनी पैठ बना चुके हैं। ना सिर्फ अपनी पैठ बना चुके हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह बता चुके हैं कि वो भी लोहा मनवाने में आगे है, सारी चीजों से वाकिफ है वो। और आइए बात करते हैं शमसुल आलम से। शमसुल, नमस्कार, कैसे हैं आप, बताइए। बस अभी थोड़े तैयारी में है और राजनांदगांव में दोनों पार्टी के बीच में, एक समुंदर के बीच में हमारी नदी जो लोगों को पानी पिलाने का काम करेगी, बस उसी की तैयारी में निरंतर जारी है। क्योंकि समुंदर तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन पीने का काम तो नदी का पानी आता है। बहुत सुंदर बात की आपने। शमसुल, आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के दो राजनीतिक प्रमुख दल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, यहाँ के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और यहाँ पर आपने अपनी मौजूदगी का एहसास तीसरी पार्टी के रूप में कराया है, जो कि जनता कांग्रेस जोगी के रूप में आप उभर कर आए थे। बताइए कि आपका वहां से कैरियर शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या आप थॉट लेके आए थे राजनीतिक जीवन में यहाँ जोगी कांग्रेस के रूप में? मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, 2010 से मैंने शुरू की अपनी इंजीनियरिंग, तो 2014 में NSY का इलेक्शन था। तो चूंकि हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था और हर जगह मैं लीडरशिप ही करता था, कोई राजनीतिक तौर पे ही नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में मैं लीडरशिप ही करता था। सारे डिसीजंस मेरे होते थे, उसके बाद सब चर्चा करते थे। तो ऐसा देखते हुए एक बार NSY ने मुझे कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया। उस समय 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, दोनों लोगों का नाम है, उन लोग भी अभी कोई पार्टी में है तो नाम उनका मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। पर जब मेरा नाम उन्होंने लिया तो मैंने काफ़ी हद तक तो मैंने मना किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि मेरा टारगेट था कि मुझे IAS करना है। राजनीति में मेरा कभी कोई मन नहीं था। लेकिन जितने नेता उस समय अपना यूथ के जो लीडर्स थे, राजनीति में थे, उनको जरूरत पड़ती थी तो हमसे सहयोग मांगा करते थे। तो साथियों ने ये कहा कि जब हम सहयोग करके उनको बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों खुद नहीं उतर के लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ये थॉट था। तो फिर मैंने हाँ कह दिया और मेरे हाँ कहते ही जितने लोगों ने अपना नॉमिनेशन अशोका कॉलेज से उस समय प्रेसिडेंट के लिए भरा था, सबने वापस ले लिया। पेशे से शमसुल इंजीनियर था, राजनीतिक दखल हुई जी, तीसरी पार्टी के रूप में आप उभर कर आए। क्या लगा आपको, एक छोटे व्यक्ति, आप एक छोटे से कार्यकर्ता है और 2 दिग्गज, एक भूपेश बघेल जी और दूसरा रमन सिंह जी। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री है, यहाँ उनका आना जाना है, और रमन सिंह जी मौजूदा विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। तीसरी पार्टी के रूप में आपने यहाँ पर लंबा, जो जितने मुद्दे थे, छोटे छोटे मुद्दे थे, उनको लेकर आप आगे आए। न सिर्फ आगे आए बल्कि अधिकारियों से ये भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो मैं उग्र आंदोलन भी करूंगा। और आपका उग्र आंदोलन हमने देखा भी है। आप पहुंचे थे उग्र आंदोलन को लेकर, एक बार फावड़ा लेकर पहुंचे थे, एक बार और किसी मामले को लेकर पहुंचे थे। तो क्या कुछ आगे निकल कर आया उसमें? चूंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो राजनीति में जो मेरे राजनीतिक रोल मॉडल है वो तो हमेशा मेरे मरते दम तक स्वर्गीय अजीत जोगी जी रहेंगे, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपने 2 बड़े नामों की चर्चा की, तो आपको भी पता है और छत्तीसगढ़ और पूरा इंडिया इस बात को मानता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का अध्याय प्रारंभ होता है तो अजीत जोगी से। तो ये दोनों अच्छे पद में जरूर थे, पर कहीं ना कहीं अजीत जोगी का वो प्रभाव था कि आज भी ग्रामीण अंचल में लोगों को ये फील होता है कि मुख्यमंत्री अजीत जोगी ही हैं। आप एक बार जाके देखिए, मैं चित्रकूट उपचुनाव में गया था, आज भी इन दोनों पार्टी के दोनों नेताओं का नाम लोगों को पता नहीं है। और दूसरी चीज, जिस प्रकार आदरणीय अजीत जोगी जी ने गरीबों, दबे कुचले लोगों, ST SC आदिवासियों
और सतनामी समाज की आवाज को ऊपर उठाया और जिस प्रकार लोगों को समानता बताई, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक समानता का लोगों को अधिकार दिलाया। आज कानून हम पढ़ रहे हैं बाबा साहब का। आप हाल ही में देखे होंगे भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब के बारे में जो भी टीका टिप्पणी की, जिससे एक समाज पूरा रुष्ट हो गया। जिस व्यक्ति ने हमें संविधान दिया, जिसके कारण आज लोग समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण आज महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, उसकी ये पार्टी धज्जियां उड़ाते हैं। और इसी चीज को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद आदरणीय अजीत जोगी जी ने यहाँ पे वो चीज को लाया। जिस तरीके से आज धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, मुस्लिम्स के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, सतनामी साहू को लड़ा रहे हैं, तो ये चीजों के खिलाफ जो एक व्यक्ति खड़ा था, जो मेरे रोल मॉडल है, उनको देख के मैं राजनीति में आया। चूंकि वो इतने डिग्रियों के साथ एक पहले मुख्यमंत्री बने, तो मैं चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से और उनका कुछ अंश मेरे अंदर भी है। आज मेरे जैसे कई नेताओं के अंदर अजीत जोगी आज भी जीवित है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को कम मात्रा में उठाया, या यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने उन मुद्दों को अनदेखा करके चला गया। आप उन 5 सालों में मुखर होकर आए हैं, क्या कुछ आप लोगों ने आपने बड़ा किया और क्या कुछ आपको चुनौतियां सामने मिली जी इन 5 सालों के बीच में? जी, तो पहले तो बीजेपी के बारे में मैं बता दूं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने शीर्ष दिल्ली जो इनका हाईकमान बैठा हुआ है, उनके इसके बाद आदरणीय अजीत जोगी जी ने यहाँ पे वो चीज को लाया। जिस तरीके से आज धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, मुस्लिम्स के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, सतनामी साहू को लड़ा रहे हैं, तो ये चीजों के खिलाफ जो एक व्यक्ति खड़ा था, जो मेरे रोल मॉडल है, उनको देख के मैं राजनीति में आया। चूंकि वो इतने डिग्रियों के साथ एक पहले मुख्यमंत्री बने, तो मैं चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से और उनका कुछ अंश मेरे अंदर भी है। आज मेरे जैसे कई नेताओं के अंदर अजीत जोगी आज भी जीवित है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को कम मात्रा में उठाया, या यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने उन मुद्दों को अनदेखा करके चला गया। आप उन 5 सालों में मुखर होकर आए हैं, क्या कुछ आप लोगों ने आपने बड़ा किया और क्या कुछ आपको चुनौतियां सामने मिली जी इन 5 सालों के बीच में? जी, तो पहले तो बीजेपी के बारे में मैं बता दूं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने शीर्ष दिल्ली जो इनका हाईकमान बैठा हुआ है, उनके इशारों पे वर्क करते हैं। इनके प्रोग्राम सेटेड होते हैं और इन लोग सेटेड प्रोग्राम में वर्क करते हैं जब इनके प्रोग्राम सेट रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे राजनांदगांव जिले की जनता डायरेक्ट हमसे जुड़े। मैंने उन छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाया कि अगर सुबह मेरे घर में कोई आ गया या मुझे फोन कर दिया या कोई मैसेज कॉल कर दिया, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का कि मुझे पूरे छत्तीसगढ़ की समस्याओं के लिए मैसेज आते हैं। बस्तर से मैसेज आते हैं, बिलासपुर से मैसेज आते हैं, अकलतरा से मैसेज आते हैं। उनकी समस्याओं का भी निराकरण मैंने किया है वहां जाके स्वयं के वे पे। उसके अलावा एक बड़ा जो मैंने कार्रवाई करवाई थी वो ये थी कि एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ था चौकी में। उसको उतना क्लोजली नहीं लियाऊंगा, जो हुआ था वो बताऊंगा। भूपेश बघेल जी की सरकार थी जिसने ऐसा किया था, छेड़छाड़। 354 का मामला दर्ज हुआ था और गृह मंत्री जी के रिलेटिव थे। उस समय के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हुआ करते थे। तो इनके ऊपर भूपेश बघेल जी को आवेदन दिए, मतलब मुख्यमंत्री जी को, और बड़े बड़े ऐसे नेताओं को, रमन सिंह जी को भी लेटर देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। पर मैं उनके साथ था, उनको मुझसे उम्मीद थी। मैं यहां से स्वयं के में हम दिल्ली जाके आदरणीय मोदी जी से हम यहाँ भिजवाए थे गृह मंत्रालय से, और जब पीएमओ से लेटर आया तब उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई। और बार बार उसका फोन आज भी आता है कि खत्म करवा दो सेटिंग। और दूसरी चीज जो मैंने रेत खदानों, मुरुम माफियाओं, रेत माफियाओं, भू माफियाओं के खिलाफ किया, तो धमकियों की लिस्ट है मेरे पास। न उनसे कभी मैं डरा हूं ना डरूंगा, क्योंकि मेरे नेता जो थे वो भी शेर थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज से 2 या 3 साल पहले
मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आपने एक दहाड़ लगाई थी, जिसमें लंबे बड़े को आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी जी की यहाँ शिरकत हुई थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपके साथ होते। किस तरह का आयोजन रहा और क्या उसमें सफलता मिली थी आपको? उसमें तो शीर्ष के नेताओं का समर्थन और पार्टी का मेरे ऊपर भरोसा और लोगों का, जनता का, सफाई कर्मचारियों का और जिन लोगों को मैंने पट्टा दिलवाया, ऐसे सब लोगों का और खासकर महिलाओं का जो मुझे सपोर्ट रहा, उनके ही बेस पे वो जो प्रोग्राम था वो सफल हुआ। और ऐसा सफल हुआ कि उसको पूरा राजनांदगांव ने देखा और हमारे बड़े नेता ने भी आके सराहा और राजनांदगांव की जनता और आप पत्रकार साथियों ने भी सराहा था कि आपने ये कर लिया। लेकिन उसके आप कुछ साल पहले और जाएंगे तो आपको याद होगा जब सफाई कर्मचारी वाला इमाम चौक, जिसे अब महावीर चौक बोलते हैं, वहां मेरी गिरफ्तारी हुई थी। उसके साक्षी तो आप सब हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी और 400 महिलाओं ने कोतवाली थाने को घेर लिया था और पुलिस वालों को मुझे छोड़ना पड़ा था। वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। और दूसरा, वो पट्टा जो नौगांव के वासियों को मिला था 30 घर को, कि वो मेयर ने ना बोल के हाँ बोल दिया। और उसके बाद फिर मेरा जो प्रदर्शन हुआ, तो आपको ये बता दूं कि एक मैडम ने आके मुझे बोला, डिप्टी कलेक्टर मैडम थी, उनका नाम उर्वशा था शायद, तो उन्होंने बोला कि क्या ज्ञापन देने आया? मैंने एक लाइन बोला, मैडम ज्ञापन लेकर के नहीं आया हूँ, पट्टा कब देंगे? और पट्टा अगर आज आप नहीं दिए तो यहाँ चक्का जाम होगा। मैडम ने रात को 11:30 बजे मुझे फोन करवाया अपने विभाग से और वहां पे फिर 11:30 बजे मुझे बताया गया कि पट्टा बन गया है, कल सुबह आई और उनको पट्टा दे दिया जाएगा। चंद रोज बाद नई सरकार बन जाएगी नगर निगम में। आप क्या लगता है आपको, आप महापौर के दावेदार हो सकते हैं अपनी पार्टी से, या फिर आपका कुछ लक्ष्य निर्णय रहेगा? पार्टी से हमने तो मांग की है, चूंकि आपको याद होगा कि अभी 2023 विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी था। किस तरह छल कपट करके मुझे साइड करके मेरा नामांकन को निरस्त कर दिया गया, जिसमें लोकेशन ऑफिसर सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। अभी तक वो केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो जनता तब से मेरे को देखना चाहती है कि मैं वहां पे रहूं, कि वो मेरे लिए वोट कर पाए। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनके लिए, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, जो कांग्रेस का लोग हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, और गुटबाजी तो आप जान ही रहे हैं कांग्रेस की, वो तो वर्ल्ड फेमस है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जनता के लिए लड़ूं और मैं पार्टी से मांग कर रहा हूं कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। पार्टी सपोर्ट करती है तो भी लड़ूंगा और नहीं करती है तो भी मैं लड़ूंगा। जनता आपको वोट क्यों करे? मैं तो ये चाहूंगा कि ये सवाल आपको मुझसे ज्यादा जनता से पूछना चाहिए कि वो क्यों वोट करे। हाँ, लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय चाहेंगे आप, तो जनता मुझे वोट इसलिए करे जो यहाँ बड़ी बड़ी काली गाड़ियों में, काले कांच में वीआईपी लोग घूम रहे हैं, जिनके समय अपॉइंटमेंट लेने के लिए जनता को यहाँ से लेकर रायपुर तक चक्कर लगाना पड़ता है और वो वहां से मुलाकात भी नहीं करते हैं, दूर से निकाल देते हैं। लेटर धरे के धरे रह जाते हैं, किस अलमारी में पड़े हैं, कहाँ चूहा खा रहा है ये भी नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि ये यहां से वो नेता चुने, और मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा और मैं पार्टी से मांग कर रहा हूं कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। पार्टी सपोर्ट करती है तो भी लड़ूंगा और नहीं करती है तो भी मैं लड़ूंगा। जनता आपको वोट क्यों करे? मैं तो ये चाहूंगा कि ये सवाल आपको मुझसे ज्यादा जनता से पूछना चाहिए कि वो क्यों वोट करे। हाँ, लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय चाहेंगे आप, तो जनता मुझे वोट इसलिए करे जो यहाँ बड़ी बड़ी काली गाड़ियों में, काले कांच में वीआईपी लोग घूम रहे हैं, जिनके समय अपॉइंटमेंट लेने के लिए जनता को यहाँ से लेकर रायपुर तक चक्कर लगाना पड़ता है और वो वहां से मुलाकात भी नहीं करते हैं, दूर से निकाल देते हैं। लेटर धरे के धरे रह जाते हैं, किस अलमारी में पड़े हैं, कहाँ चूहा खा रहा है ये भी नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि ये यहां से वो नेता चुने, और मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये दो पार्टियों को छोड़ के आप तीसरे व्यक्ति को, ये नहीं कहता कि मुझे, कोई तीसरे अच्छे व्यक्ति को आप मौका दें। क्यों? क्योंकि आपके वोट की वैल्यू तब इनको समझ में आएगी, क्योंकि इनको तो पता है ये तो 70-30 की राजनीति करते हैं। जो सत्ता में है वो 70% लाभ लेता है, जो सत्ता में नहीं है विपक्ष में उसका 30% तय है।
और हम इन दोनों अपनी पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से हम हैं। शहर के 51 वार्ड में लगभग 1,50,000 की आबादी वाला ये शहर हमारा। तो आप किन मुद्दों को लेकर, यदि आप प्रत्याशी बनते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर उनके बीच पहुंचेंगे? मैं मुद्दे गिनाना शुरू करूंगा तो आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। मुद्दे तो इतने हैं। अभी आप यहां से आगे जाएंगे, हाल ही में ये महेंद्रनगर में अभी रोड बन रहे हैं, चुनावी मेढक अभी उभरे हैं। आप जाके एक बार रोड को चेक कर लीजिए। अभी रोड बना रहे हैं, फिर भी रोड अभी रोड बनी है, आप जाके देख लो, रोड नहीं बनी, किसी ठेकेदार ने अच्छे से नहीं करवाया। मैंने अपने प्रदर्शन से 2 बार, आपको शायद याद होगा नितिन भैया, बाईपास की मरम्मत मैंने 2 बार करवाई है पूरी प्लेस की। लेकिन ऐसे कौन से ठेकेदार हैं कि मरम्मत करते हैं और 6 महीने या 3 महीने बाद भी रोड में गड्ढे नजर आते हैं। महापौर जी का कार्यकाल तो आप देख चुके हैं, उनके खास लोगों को परमिशन मिली, खास ठेकेदार जो उनके पार्टी को फंड देते हैं, और बीजेपी में भी यही चल रहा है, खास लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ इनके पास रखा नहीं है। हम चाहते हैं काम असली हो और जनता के हित के लिए हो, और जनता को जो सुविधाएं शासन से मिलनी चाहिए वो डायरेक्ट मिले। उसके बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए जो कमीशन खाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग जाते रहते हैं, सब जानते हैं आप। राजनांदगांव में तो इतने सारे मुद्दे हैं। जब 3 साल मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हैं, उसके बाद यहाँ की जनता दुखी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और कुछ नहीं हो सकता। और आप शायद, आपको याद होगा, अभी बीच में शराब के लिए मैंने प्रदर्शन किया था, रमन सिंह जी ने उसमें रिस्पॉन्स भी किया था। आप लोग ही इंटरव्यू लेने के लिए गए थे कि कोचिया नाम, आपका ही सवाल था, आपको उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कोचिया नाम का प्राणी दिखाई नहीं देगा, और रमन सिंह जी के खास लोग, उनके बेटे अभिषेक सिंह जी के खास लोगों द्वारा एक समाज के और एक समाज के लोग उस महापुरुष की पूजा करते हैं। भदौरिया चौक, जिसे आप अम्बेडकर चौक करके जानते हैं, वहां पे आज शराब दुकान खोली है। अब यही भाजपाई कांग्रेस शासनकाल में ये बोल के आए थे कि शराबबंदी की बात करते हैं, कभी इनकी महिला मोर्चा बैरिकेड्स तोड़ दे रही है, कभी कुछ हुड़दंग, कभी कुछ, जो भी कर रहे थे। आज जब सत्ता में आए हैं तो शराब की दुकानें बढ़ गई, शराब के ब्रांड बढ़ गए, और आप देख सकते हैं ऑब्वियसली उसके नियमावली में नहीं है कि जो मेन रोड है उससे कई एक डिस्टेंस है, उनके मापदंड है कुछ, उसके बावजूद भदौरिया चौक में ठसके से अम्बेडकर चौक में चल रही है। विरोध प्रदर्शन कंटिन्यू हो रहा है, फिर भी सरकार गूंगी, बहरी और अब अंधी भी है। कल कांग्रेस ने अम्बेडकर चौक में जो संचालित शराब दुकान का विरोध स्वरूप एक प्रदर्शन किया, मौन प्रदर्शन था, कलेक्टर साहब से मिलकर इसकी शिकायत, इस पर क्या कहेंगे आप ये बताइए। आदरणीय शहर अध्यक्ष कांग्रेस के जो कुलबीर छाबड़ा जी हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, मैंने हाल ही में न्यूज में देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेसियों से, आप दावा करते हो कि आप मुख्य विपक्ष हो, है ना, तो फिर आज उस दुकान को खुले हुए कितना दिन हो गया, और आज जब आचार संहिता लगने वाली है तो आप आज लेटर देने जा रहे हैं? क्या कुलबीर छाबड़ा जी को इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था? जब सामाजिक लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, उसके दूसरे दिन भी तो कांग्रेसी जा सकते थे, उनके साथ भी तो कांग्रेसी जा सकते थे, कल ही क्यों? क्योंकि अब चुनाव शुरू होने वाला है। तो क्या लगता है कल की जो प्रदर्शन था मौत पर, कहीं ना कहीं वो सत्ता की गलियारों तक पहुंचने के लिए एक जरिया था? सत्ता की गलियारों तक पहुंचने के लिए ये जरिया ही है, ये जरिया ही है उसी चीज का। क्योंकि देखिए, जो आदमी रियल होता है ना भैया, वो रियल होता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, अब हमको इंजीनियरिंग करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है। तो मैं राजनीति में ना पुस्तक पढ़ के नहीं आया हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज रखता हूं, और प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा ये कहता है कि कांग्रेस इसको बहुत पहले उठा सकती थी। और 1 साल हो गई विधानसभा चुनाव, सरकार बदले हुए, अगर ये 1 साल से प्रदर्शन करते तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा दारू भट्टियां खोली थी वो भाजपा द्वारा कम की जानी थी, यहां पे 4 गुना बढ़ गई है। तो इन लोग मेरे हिसाब से तो कांग्रेस 0 है, फेल है अभी तक के इनके रिजल्ट के। तो देखा आपने, हमने एक विशेष मुलाकात में, खास बातचीत में शमशूल से चर्चा की, उनके शुरुआती दौर से लेकर अब तक के जितने पड़ाव उन्होंने पार किए हैं उनमें काफी लंबा संघर्ष भी रहा है, कई धमकियां भी मिली है, और कई बार तो उन्हें जेल तक जाने की धमकी की बात सामने आई थी। बहुत शुक्रिया शमशूल हमसे बात करने। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।